अभागी काली राजकुमारी। माँ तेरे को कितनी बार बोला कि तू अब घर पर ही रहा कर, घर का सामान लेने मत जाया कर। मैं हूं ना काम करने के लिए। बेटा, मैं दिन भर घर पर ही तो रहती हूँ। घर में रहते रहते हुए परेशान हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत बाहर घूम आऊंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि इंसान जितना चलता है उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन माँ तेरी वो हालत नहीं है कि तू ज्यादा चल सके। याद है 2 दिन पहले चक्कर खाकर गिर गई थी। हाँ बेटा, वो तो कमजोरी की वजह से ऐसा हो गया था। 2 दिन बुखार में रही। फिर जब थोड़ा आराम मिला था, सोचा कुछ घर के लिए सामान लाऊं, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरे को चक्कर आ गए। इसीलिए तो तेरे को बोल रहा हूँ, माँ तू घर पर ही रहा कर। अब से घर के बाहर जो भी सामान लाना है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और हाँ, घर का भी काम मैं ही करके जाया करूंगा। तेरे को बस आराम करना है। हाँ, तू मेरे आराम की चिंता मत कर। मेरे लिए एक बहू ले आ तो मुझे वैसे ही आराम मिल जाया करेगा। तू कितना करेगा, घर का भी और बाहर का भी, थक जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरी शादी हो सकती है। अब तू ही बता, मेरी शक्ल सूरत कैसी है? कोयल की तरह काला हूँ। मुझे अपनी लड़की कौन देगा? अब तू ही बता, ऐसे काले लड़के को अपनी लड़की कौन देगा? बोल। रमेश अपना झोला लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है। कुछ सामान लेने के लिए रास्ते में जा रहा होता है कि तभी उसको चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो इधर उधर देखता है। तब उसे दिखता है झाड़ियों में काली लड़की छुपी हुई है। अरे, तुम कौन हो और इस झाड़ी में क्या कर रही हो? तुम्हारा गांव में रहना उचित नहीं है। किसी की नजर पड़ गई ना तो वो तुमको पकड़ कर ले जाएंगे। मैं तुमको झाड़ी से निकाल देता हूँ। तुम वापस अपने घर की तरफ लौट जाओ। मैं जंगल में रहती हूँ, लेकिन मेरे पीछे एक भेड़िया पड़ गया था, जिससे जान बचाने के लिए मैं गांव की तरफ भाग पड़ी और भागते भागते मैं इस झाड़ी में फंस गई। अब तुमने मुझे झाड़ी से निकालकर मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं, इसमें उपकार वाली कोई बात नहीं है। इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। यही तो मानव का धर्म है। ठीक है, तुम अभी जाओ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा तो तुमको बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या तुमको नहीं लगता कि अभी मुझे वापस जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए? फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन मैं अब जंगल की तरफ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि वो भेड़िया फिर से ना आ जाए। लेकिन यहाँ गांव में भी रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो तुमको भला बुरा भी कर सकते हैं, और वो तुमको हो सकता है गांव में ही न रहने दें। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। जंगल में तुम्हारा परिवार भी तो होगा ना। मेरा परिवार जंगल में है, लेकिन अभी मेरा जंगल जाना ठीक नहीं है। अगर वह भेड़िया मुझे दोबारा मिल गया तो वो मेरा शिकार भी कर सकता है। क्या तुम अब मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकते, जिससे मुझे थोड़ा ठिकाना मिल जाए? मैं तुमको अपने साथ अपने घर में नहीं रख सकता। कहीं मेरी माँ को बुरा न लगे और कहीं गांव वाले इस बात का बुरा न माने। तुम मेरी भी परेशानी समझो। भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? नीरजा और रमेश आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक साधु बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। क्या बात है? तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? क्या कोई दिक्कत परेशानी है? अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे कह सकते हो। क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बाबा, मैं गांव से जंगल की तरफ आ रहा था कि तभी मैंने देखा कि यह लड़की झाड़ी में छिपी हुई है। पूछने पर इसने बताया कि वो जंगल की तरफ से आई है। मैंने इसको बोला वापस जंगल की तरफ जाने के लिए, तो ये मना कर रही है। क्या हुआ बेटी? तुम जंगल में अपने घर की तरफ क्यों नहीं जा रही हो? अंधेरा हो जाएगा तो तुमको और अधिक दिक्कत आ सकती है। जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। बाबा, जंगल की तरफ जाने में अब डर लग रहा है। मैं जंगल में ही रहती हूँ। कुछ काम से मैं बाहर आई थी, तब एक भेड़िया मेरे पीछे पड़ गया। उस भेड़िया से जान बचाने के लिए भागते भागते मैं यहाँ पर आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। अगर तुम वापस नहीं जाओगी बेटी, फिर तो ये बड़ी चिंता का विषय हो गया है। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ। बाबा, ये जंगल जाएगी नहीं और मैं उसको अपने घर पर रख नहीं सकता। अब आप ही बताओ क्या उपाय है। ठीक है, मैं तुम्हारी चिंता भी दूर किए देता हूँ। मेरी एक झोपड़ी है,
बेटी तुम मेरी उस झोपड़ी में रह सकती हो। तुम मेरे लिए बेटी के जैसी हो। वहां पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जब तुमको लगे तब तुम जंगल वापस चले जाना। धन्यवाद बाबा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आप न होते तो मुझे दिक्कत परेशानी हो सकती थी और मजबूरी में मुझे जंगल की तरफ वापस लौटना पड़ता। तुम चिंता मत करना, मैं हर शाम को यहाँ पर आया करूँगा और साथ में तुम्हारे लिए खाना भी ले आया करूँगा। उधर बिल्लू भेड़िया तांत्रिक चंपक के पास पहुँचता है। क्या हुआ बिल्लू, क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया? तुमको देखकर तो मुझको ऐसा ही लग रहा है। आखिर तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सके। मैं उस लड़की को मारने के लिए ही गया था। मैंने उसका बहुत पीछा भी किया, लेकिन वो भागते भागते बीरपुर गांव में पहुंच गई। तुमको पता ही है ना कि मैं बीरपुर गांव नहीं जा सकता, मुझको श्राप लगा है। अरे फिर तो वो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अगर वो लड़की जिंदा रहेगी तो वो तेरी मौत का कारण बनेगी। 21 साल के होने से पहले मुझे उस लड़की को मारना ही होगा, नहीं तो उसके हाथों से तेरी मृत्यु तय है। हमें एक काम करना होगा, कैसे भी करके उस लड़की को उस गांव से बाहर निकाल कर लाना होगा। जब वो लड़की उस गांव से बाहर आ जाएगी तो मैं उसको आसानी से मार सकता हूँ। तुम कैसा भी उपाय करके उसे गांव से बाहर लाओ। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे कैसे भी करके उस लड़की को उस गांव से बाहर लाना ही होगा। गांव का नाम क्या बताया तुमने? हाँ वीरपुर। अरे इसमें तो मेरा जमींदार दोस्त धीरजमल रहता है, उसकी मदद लेकर उस लड़की को उस गांव से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जब तुम उस लड़की को उस गांव से बाहर निकाल दो तो मुझे खबर कर देना, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। बिल्लू भेड़िया वहाँ से चला जाता है। उधर रमेश अपने घर आ जाता है। घर पहुँचकर, क्या हुआ बेटा, आज आने में तूने बहुत देर कर दी। क्या कोई जरूरी काम से रुक गया था? माँ, मैं जंगल की तरफ जा रहा था, तब मैंने देखा झाड़ी में एक काली लड़की छुपी हुई है। पूछने पर उसने बताया कि एक भेड़िया उसके पीछे पड़ गया था, जिसकी वजह से वो डर के मारे यहाँ पर आ गई है। फिर आगे क्या हुआ? क्या वो लड़की वापस अपने घर की तरफ लौट गई? वहाँ कहाँ से आई थी? वो कहाँ से आई थी और उसके परिवार में कौन कौन है? ये सब तूने नहीं पूछा? क्या पता वो कोई और बड़ी मुसीबत में फंसी हो। नहीं माँ, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उसने इतना ही बताया कि जंगल में उसका परिवार रहता है, लेकिन वो वापस जंगल की तरफ नहीं जाना चाहती थी। हो सकता है वो भेड़िया वहाँ आकर दोबारा उस पर हमला न कर दे। तो तू उस लड़की को वहीं पर छोड़कर आ गया? अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी हो गई, तू जानता है कि एक लड़की को ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। गांव में सब तरह के लोग रहते हैं, अगर उसको दिक्कत परेशानी हो गई तो क्या होगा? यही सोचकर मैंने उसको बोला कि तुम मेरे साथ जंगल की तरफ चलो, मैं तुमको घर तक छोड़ कर आऊंगा। लेकिन वो जिद करने लगी कि वो वापस अभी जंगल की तरफ नहीं जाएगी। तभी एक साधु बाबा वहां आ गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ये लड़की मेरी झोपड़ी में रह सकती है। फिर तो ये तो अच्छी बात है, लड़की सही जगह पर है। ठीक है, तू एक काम करना, मैं उस लड़की के लिए घर से खाना बना दिया करूंगी, तुम उसके लिए भी ले जाया करना। क्या पता उसने ठीक से खाना खाया है कि नहीं, और साधु बाबा के लिए भी। माँ, ऐसा लगता है जैसे तू मेरे मन की बात को समझ लेती है। मैं तुझे खाने के बारे में ही बात करने वाला था, लेकिन तुमने उससे पहले ही मेरी वो परेशानी दूर कर दी। तो सच में बहुत अच्छी है माँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली। बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत कर। चल ठीक है, मैं तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ, खा ले। सुबह से कुछ खाया पिया है नहीं, कमजोर सा लग रहा है। उधर तांत्रिक चंपक अपने साहूकार दोस्त धीरज महल के पास पहुँचता है। आओ आओ दोस्त चंपक, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। कहो, आज अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? मुसीबत के समय में ही एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है। मुझको तुम्हारी सच में बहुत जरूरत है। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। आखिर तुम्हारी वजह से ही तो मैं इतना पैसा वाला बन पाया हूँ। कहो दोस्त, क्या बात है? तुम्हारे गांव के किनारे पर एक लड़की आई है, तुमको कैसे भी करके उस लड़की को ना गांव से बाहर निकालना है। एक लड़की को गांव से बाहर निकालना है? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर वो लड़की कौन है
और भला उसको गांव से निकालने की क्या जरूरत आन पड़ी? मुझे पहले पूरी बात बताओ दोस्त। अगर ऐसी बात है तो ठीक है दोस्त, मैं तुमको पूरी बात बताता हूँ। एक बार की बात है, मैं रास्ते में जा रहा था कि तभी मेरी नज़र गोरापुर राज्य की राजकुमारी पर पड़ती है, जिसे देखकर मैं उस पर मोहित हो जाता हूँ। मैं उसके पास पहुँचता हूँ। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी जैसी सुंदरता तो मैंने आज तक किसी लड़की में नहीं देखी। मैं तो तुम पर मोहित हो गया हूँ। राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है? क्या तुम नहीं जानते हम कौन हैं? हमारे एक इशारे पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं तो जानता हूँ, लेकिन शायद तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती हो। अगर तुम मेरे बारे में जान लेती तो शायद ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत ही ना होती। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बताओ कौन हो तुम? आखिर मैं भी तो जानूं किस व्यक्ति को मरने की इतनी जल्दी पड़ी है। मेरा नाम तांत्रिक चंपक है। मैंने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। मैं भूख प्यास पर भी नियंत्रण पा लिया है। मैंने ये प्राप्त करने के लिए न जाने कितने लोगों की बलि दी है। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगी तो मैं गोरापुर से भी बड़ा राज्य तुम्हारे लिए अपनी सिद्धियों से उत्पन्न कर सकता हूँ। तुमने अपना परिचय दे दिया। तुम तो कह रहे थे मैं तुम्हारा परिचय जानकर डरने लगूंगी, लेकिन मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। सैनिकों, इस तांत्रिक को बंद करके कारावास में डाल देना और इसको अगले दिन फांसी दे देना। सैनिक कुछ कर पाते उससे पहले ही चंपक ने जादुई शक्ति से उन सैनिकों को मार डाला। वह अपनी शक्ति का प्रयोग मधुमती पर करने वाला ही था कि उससे ही पहले राजकुमारी मधुमती चाकू निकाल के अपने आप को मार दिया। थोड़ी देर में वहाँ पर एक साधु बाबा आ गया। अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तूने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष की जान ले ली। तुझे इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे बूढ़े बाबा, तुम मुझे क्या दंड दोगे? उससे पहले मैं तुम्हें इस दुनिया से विदा कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानते। चंपक अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग साधु बाबा पर करता है, लेकिन साधु बाबा उसकी हर शक्ति को खत्म कर देते हैं। तूने बहुत पाप कर्म कर लिए दुष्ट। अब समय आ गया है कि तेरे को तेरे किए हुए पाप कर्मों की सजा मिले। तेरी वजह से इस लड़की की मृत्यु हुई है। उसी की लड़की के हाथों तेरी मृत्यु होगी। मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगर तू इस राज्य में वापस आएगा तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। उस बूढ़े बाबा की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। अब मुझको ये डर लगता है कि कहीं उसकी लड़की बड़ी होकर कहीं मेरी जान न ले ले। चलो, ये बात मैं अच्छे से समझ गया कि उस राजकुमारी की लड़की के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम उस लड़की को गांव से क्यों बाहर निकालना चाहते हो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं उस लड़की को बाहर इसलिए निकालना चाहता हूँ क्योंकि वो लड़की राजकुमारी मधुमिता की लड़की है, और यही कारण है कि मैं उसको इस गांव से बाहर निकालना चाहता हूँ। क्योंकि बाबा की श्राप की वजह से मैं उस गांव में नहीं जा सकता। मैं अगर उस गांव में गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि गांव के किनारे एक काली लड़की आकर रहने लगी है। उसके साथ एक साधु बाबा भी रहते हैं, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आई। राजकुमारी मधुमिता इतनी सुंदर थी तो उनकी लड़की इतनी काली कैसे हो गई? क्या ये जन्म से ही काली लड़की पैदा हुई थी? दोस्त, तुम्हारे सवाल करने की आदत नहीं गई। चलो ठीक है, अगर तुमने ये सवाल पूछ ही लिया है तो मैं ये नहीं जानता हूँ आखिर वो लड़की इतनी काली कैसे हो गई। हो सकता है वो जन्म से ही काली हुई हो। ठीक है दोस्त, ऐसा भी हो सकता है। हमें उससे क्या लेना देना। अब तुम कैसे भी करके उस लड़की को गांव से बाहर निकालो। ठीक है दोस्त, मैं जल्द ही इस लड़की को इस गांव से बाहर निकालता हूँ, तुम चिंता मत करो। साहूकार अगले दिन शाम को कुछ लोगों को साथ लेकर गांव के किनारे उस लड़की की झोपड़ी के पास पहुंचता है। थोड़ी देर में रमेश भी खाने की पोटली लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे रमेश, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? और तुम्हारे हाथों में ये पोटली कैसी है? साहूकार जी, कुछ दिन पहले की बात है। मैं जंगल की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में मुझे ये लड़की मिली जो उस झोपड़ी में रहती है। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तो उसने बताया कि वो जंगल से आई है। मैंने उसे जंगल वापस जाने के लिए कहा।
तो फिर वो जंगल वापस क्यों नहीं गई? यहाँ पर झोपड़ी बनाकर कैसे रह रही है? साहूकार जी, बस कुछ दिनों की और बात है। मैं उसको जंगल छोड़ कर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। उस बेचारी का यहाँ पर कोई नहीं है। एक साधु बाबा की मदद से उनकी झोपड़ी में रह रही है। मैं उसके लिए खाना ले आता हूँ। देख रमेश, तू अच्छा लड़का है। तू इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस लड़की की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। मुझे कई शिकायतें मिल चुकी हैं। कैसे भी करके कल तक ये लड़की इस गांव में नहीं रहनी चाहिए। सेठ जी, बस कुछ दिन का समय और दे दीजिए। मैं खुद ही इसको जंगल में छोड़ आऊंगा। अभी मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए इसलिए मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ। देख रमेश, मुझे ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं। मैंने तुझे कल तक का समय दिया है। अगर ये लड़की यहाँ से नहीं गई तो फिर मुझे गांव के लोगों से बोलकर इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालना होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। ऐसा बोलकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। साहूकार की ये सब बातें वह काली लड़की सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। रमेश काली लड़की के पास पहुँचता है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जंगल में भटकती रहती थी और जैसे तैसे भोजन कर लेती थी। जंगल के जानवरों की डर की वजह से मैं इस तरफ आ गई, तो तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यही वजह है कि मैंने तुमसे यहाँ पर रुकने के लिए इजाजत मांगी। लेकिन तुम तो कह रही थी कि जंगल में तुम्हारा परिवार है, लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया तो तुम फिर जाओगी कहाँ? मेरे लिए तुम चिंता मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुमको कोई दिक्कत या परेशानी हो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुमको कभी भूल नहीं पाऊंगी। काली लड़की की ये बात सुनकर रमेश दुखी हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। घर में उसकी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है और उधर यह काली लड़की। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल सुबह मैं अपनी माँ को लेकर आऊंगा और हम किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगेंगे। हम साथ में कैसे रह सकते हैं? अगर हम साथ में रहेंगे तो लोग गलत नहीं सोचेंगे? नहीं नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। मैं नहीं चाहती तुम्हारी माँ इस बात से परेशान हो। तुम एक अच्छा जीवन जी रहे हो और मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत आए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मेरे साथ रहने से तुमको दिक्कत है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। बाकी फिर तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो जिससे मेरी जिंदगी अच्छी हो सके, लेकिन मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी मत करो, क्योंकि शादी जिंदगी भर का संबंध होता है। देखो, मैं तुम पर तरस खाकर विवाह नहीं करना चाहता। सच बात तो यह है कि मैं भी एक काला लड़का हूँ। मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान रहती है। बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन हर किसी ने ये कहकर मना कर दिया कि लड़का बहुत काला है। लेकिन जब मैंने तुमको देखा तब पता नहीं क्यों मेरा दिल कहने लगा यही वो लड़की है जिससे मुझे विवाह करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम एक बार अपनी माँ से जाकर पूछ लो। तुम्हारी माँ जो फैसला करेंगी वो मुझे भी मंजूर होगा, क्योंकि शादी के बाद तो मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है और उनकी सहमति ना होगी फिर अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे अपनी माँ पर पूरा विश्वास है। वो मेरी खुशी के लिए जीती है। मैं घर जा रहा हूँ और माँ को साथ लेकर आऊंगा। फिर हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे और जंगल में जाकर रहने लगेंगे। रमेश वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान सा दिख रहा है। आखिर क्या बात हो गई है, जरा मुझे भी तो बता। माँ, मैं तुमसे जिस लड़की की बात कर रहा था ना, मैं आज शाम को उसके पास खाना लेकर गया था। तब पता नहीं साहूकार वहाँ पर कहाँ से आ गया। साहूकार आ गया? अरे बेटा, वो ऐसे ही घूमते हुए आ गया होगा या शायद आसपास किसी से मिलने गया होगा। वो उस लड़की से ही मिलने गया था। जब साहूकार वहाँ पहुंचा तो मैं भी वहाँ पहुंच चुका था। अब उसने मुझसे कहा इस लड़की को बोल दे कि कल इस गांव को छोड़कर चली जाए। अगर ऐसा नहीं करेगी तो वो उसे धक्के मार के यहाँ से निकलवा देगा। साहूकार को उस लड़की से ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो वो उसके साथ ऐसा कर रहा है? वो बेचारी तो एकांत में एक झोपड़ी में रहती है।
किसी की कोई मदद नहीं लेती। फिर भी साहूकार को दिक्कत होने लगी है। बेचारी जंगल में अकेली जाकर क्या करेगी, कैसे रहेगी। माँ, मैं तुझे बिना बताए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है, लेकिन जब तक तेरी सहमति नहीं होगी तब तक मेरा ये फैसला अधूरा ही रहेगा। माँ, मैं जिस लड़की की तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने उसको वादा किया है कि मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ आऊंगा और हम सब मिलकर जंगल में साथ में रहेंगे और हम दोनों विवाह कर लेंगे। लेकिन बेटा, तो उस लड़की के परिवार वालों के बारे में कुछ भी तो नहीं जानता। अगर उस लड़की के परिवार वाले आ गए और उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया, तब क्या होगा। हमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्या तुमने ये सोचा है। मैंने उसके परिवार वाले के बारे में पूछा था माँ, तो उसने बताया कि उसका कोई नहीं है। बस यही वजह और भी है जिसकी वजह से मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। हम दोनों भी इस गांव में अकेले रहते हैं ना माँ, इसलिए वो मुझे अपने जैसी लगी। ठीक है बेटा, मुझे तुम दोनों का ये विवाह मंजूर है। हम आज शाम को उसके घर चलते हैं। अभी वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ेंगे। मुझे भी खुशी होगी, तुम दोनों साथ साथ रहो। रमेश माँ नीरजा को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल जाती हैं और वहाँ घर बनाकर रहने लगती हैं, साहूकार तांत्रिक के पास पहुंचकर। आओ मेरे प्यारे दोस्त आओ। तुमको देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की गांव छोड़कर चली गई हो। हाँ मेरे दोस्त, तुमने सही कहा, वो लड़की गांव छोड़कर चली गई है। मेरे दोस्त ने मुझसे कोई काम कहा हो तो उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। अब आगे तुम क्या करोगे? मैं इस काम में अब देर नहीं करूंगा। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की को खत्म करना ही होगा। दोस्त, ये पोटली लो, ये तुम्हारा इनाम है। तुम आराम से अपने घर जाओ, बाकी काम तो मैं खुद कर लूंगा। साहूकार वहाँ से चला जाता है। साहूकार के जाने के बाद चंपक बिल्लू को बुलाता है। लड़की गांव छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगी है और हम दोनों को जल्द से जल्द मिलकर उस लड़की को मारना ही होगा। तुम इस बात के लिए परेशान मत हो, उस लड़की को तो मैं अकेले ही मार सकता हूँ। तुम बस मेरे आने की प्रतीक्षा करना, मैं उस लड़की को मारकर बस अभी आया। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अब इस काम को मैं ज्यादा देर नहीं रोक सकता। चलो हम दोनों साथ चलते हैं उस लड़की को मारने के लिए। चंपक और बिल्लू नीरजा को मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। रमेश जंगल से लकड़ियाँ और कुछ फल लेने के लिए जाता है। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि भेड़िया और एक आदमी उसके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तुम दोनों कौन हो और उस घर की तरफ क्यों जा रहे हो? अगर तुमने उस घर की तरफ एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अभी वक्त है, यहाँ से चले जाओ। बिल्लू, उस लड़की को मारने से पहले हमें सबसे पहले इसको ही मारना पड़ेगा। तुम जाकर सबसे पहले इस व्यक्ति को मार दो, फिर उस लड़की को मारेंगे। तुम सही कह रहे हो, उस लड़की को मारने से पहले हमें इसको ही मारना पड़ेगा। अगर इसको मरने की इतनी जल्दी है तो ऐसा ही ठीक है। ठीक है, अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा बोलकर बिल्लू रमेश की तरफ दौड़ता है। रमेश के हाथ में कुल्हाड़ी लगी होती है। जैसे ही बिल्लू उस पर हमला करने की कोशिश करता है, रमेश पूरी ताकत से कुल्हाड़ी से भेड़िया पर वार कर देता है, जिससे भेड़िया मर जाता है। देखा, मैंने तेरे इस भेजे हुए भेड़ियों को तो मार दिया। अब तेरी बारी है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तुझे क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है? मैं उसकी तरह इतना कमजोर नहीं हूँ। चल, मैं तुझे ये पहला मौका देता हूँ मुझ पर वार करने का। पूरी ताकत से वार करना, उसके बाद तो मैं तुझे दोबारा मौका नहीं दूंगा। रमेश पूरी ताकत से चंपक पर वार करता है, लेकिन इतनी ताकत से वार करने के बाद भी चंपक पर उसका असर नहीं होता। रमेश को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही चंपक उस पर वार कर देता है, जिससे रमेश वहीं बेहोश हो जाता है। मैं इसको तो बाद में मारूंगा, सबसे पहले मैं उस लड़की को मार कर आता हूँ। उस लड़की का मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
ऐसा मन में सोचकर चंपक उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब वह झोपड़ी के अंदर पहुंचता है तो निर्जा उसे कहीं नहीं मिलती। वह एकदम से सोच में पड़ जाता है, आखिर वह कहाँ गई। उधर रमेश की माँ और निर्जा पेड़ में छुपकर ये सब देख रहे थे। बेटी, वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है, तू शांति से खड़ी रहना और मौका देखकर एक ही बार से उस पर वार कर देना। अगर उसको दोबारा मौका मिला तो गए हम दोनों, और साथ में वो रमेश को भी मार सकता है। नहीं माँ, मेरे होते हुए रमेश को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम एक काम करो, तुम उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाओ। वो तुम्हारी तरफ आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे से आकर पूरी ताकत से उस पर वार कर दूंगी। ठीक है बेटी, मैं पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन तू हिम्मत से काम लेना, भगवान हमारे साथ है। रमेश की माँ पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती है। चंपक उसको देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी निर्जा मौका देखकर चुपके से पीछे से आती है और तांत्रिक पर कुल्हाड़ी से पूरी ताकत से वार कर देती है। कुल्हाड़ी के एक ही वार से तांत्रिक की वहीं मृत्यु हो जाती है। बेटी, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की जान बची है। माँ, आखिर आप दोनों भी तो मेरे अपने ही हैं। दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। काश जब मैं विवाह करती तो मेरे घर का कोई सदस्य मेरे पास होता और उसके आशीर्वाद से मेरा विवाह होता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन मेरी किस्मत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर में रमेश को भी होश आ जाता है और वह उठकर निर्जा और माँ की तरफ आता है। अरे माँ, इस तांत्रिक को किसने मारा? जरा मुझे भी तो बताओ। बेटा, इस तांत्रिक को हमारी इस बहादुर बेटी ने ही जान से मारा है। मुझे तो लगता है जैसे कोई ये किसी वीर कुल की लड़की है। वह तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी साधु बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। बाबा, आप सब सही समय पर आए हैं। अब आपके आशीर्वाद से हम दोनों विवाह करेंगे। मैं सोच रही थी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आपके रूप में मुझे एक पिता मिले हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटी, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विवाह के लिए अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लो। मेरे पिता का आशीर्वाद? मैं कुछ समझी नहीं बाबा। मैं बताता हूँ बेटी, आखिर क्या हुआ था। एक बार की बात है, राजा भानु सिंह के दरबार में एक नकली ज्योतिषी चंद्रसेन आता है, जिसे तांत्रिक चंपक ने भेजा था। महाराज की जय हो। मैं आपके पास एक विशेष जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपकी उम्र लंबी हो सकती है। अगर तुम्हारी बात इतनी जरूरी है तो कहो, आखिर ऐसी क्या बात है? अगर तुम्हारी बात से हमारा भला हो सकता है तो हम तुम्हें पैसों से माला माल कर देंगे। महाराज, मुझे पैसों का जरा भी मोह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर कोई परेशानी न आए, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस राज्य का राजा न हो उस राज्य का भला कभी नहीं हो सकता। आपकी छोटी राजकुमारी जो मर चुकी है, उनकी एक पुत्री है। उस पुत्री के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर आप अपने को जीवित रखना चाहते हैं तो आपको या तो अपनी पुत्री को मारना होगा या किसी ऐसी जगह पर छोड़ना होगा जहां से वो फिर कभी वापस ना आ पाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? सैनिकों, इसको पकड़ो और कारावास में बंद कर दो। महाराज, मुझे मरने का जरा भी भय नहीं है। महाराज, एक दिन तो मुझे मरना ही है, लेकिन बाद में आपको फिर इस बात के लिए पछतावा ना हो। किसी व्यक्ति ने मेरी जान बचाने का उपाय बताया था और मैंने उसकी बात नहीं मानी।
महाराज भानु सिंह को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और वह अपनी बेटी को एक जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। बेटी, इसीलिए मैं तुमसे कहा कि तुम अपने पिता का आशीर्वाद जरूर ले लो। क्या पता महाराज को अपनी भूल का पश्चाताप हो गया हो, वो तुमको राज्य की राजकुमारी बना दे और वो तुम्हारी शादी बहुत अच्छे तरीके से कर दे। बाबा, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। तब उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मैंने कैसे जीवन गुजारा है ये मैं ही जानती हूँ। अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे पिता हो, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम धन्य हो बेटी, तुम्हारी जैसी सोच हर इंसान की नहीं हो सकती। इस संसार में हर कोई व्यक्ति धन दौलत के पीछे भाग रहा है, लेकिन तुम उस दौलत की परवाह ही नहीं करती। साधु बाबा के आशीर्वाद से